मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 8 हिंदी 1। देखिए बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था उपसर्ग और प्रत्यय। ये नया चैप्टर शुरू हुआ था। उपसर्ग स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। उपसर्ग एवं प्रत्यय। पिछली कक्षा में मैंने थोड़ा बहुत प्रकाश डाला था उपसर्ग पे कि उपसर्ग किसे कहते हैं। देखें, पुनः मैं इस पर प्रकाश डाल दे रहा हूं, अच्छे से देखें कि उपसर्ग। तो बच्चों, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, इन सब के द्वारा हम क्या करते हैं? तो इन सब के द्वारा हम नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं और इन नए नए शब्दों का निर्माण करके अपने हिंदी की जो शब्द संपदा है उसको क्या करते हैं? समृद्ध करते हैं। अर्थात उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास का प्रयोग जो है हम नए नए शब्दों के निर्माण करने में करते हैं। देखिए, पहला है उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं? ठीक, थोड़ा बहुत मैंने पिछली कक्षा में प्रकाश डाला था, फिर देख लें कि उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस सर्ग, उपधन सर्ग। ठीक है, उप मतलब होता है पास, नजदीक और या समीप। सर्ग मतलब होता है सृष्टि करना, निर्माण करना। अर्थात उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग वह है जो शब्दों के समीप आकर एक नए शब्द का, एक नए अर्थ वाले शब्द का क्या कर देता है? सृष्टि कर देता है, निर्माण कर देता है। वो क्या कहलाता है? उपसर्ग। ठीक है, अब इसको देखें व्याकरणिक परिभाषा कि हम ये जान गए कि उपसर्ग और प्रत्यय, इसको मैंने स्पष्ट किया था कि ये दोनों क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय ये दोनों क्या होते हैं? शब्दांश। अर्थात ये पूरे शब्द नहीं होते, अपितु शब्दों का एक क्या होते हैं? अंश होते हैं। ठीक, तो उपसर्ग और प्रत्यय ये दोनों क्या होते हैं? शब्दांश। ठीक, अब देखिए बच्चों, मान लें कोई भी शब्द हो, जैसे ये एक शब्द है, ठीक है, ये एक शब्द है, तो उपसर्ग किसे कहते हैं? कि जो इस शब्द के आगे जुड़ करके, ठीक, ये तुम्हारा शब्द था, जो इस शब्द के आगे जुड़ करके एक नया अर्थ देने वाला नया शब्द बना देता है, वही क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? उपसर्ग। अर्थात यदि परिभाषा कहें तो वे शब्दांश, ये क्या है? उपसर्ग है। तो ये उपसर्ग क्या होगा? शब्दांश। क्या होते हैं? उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं? शब्दांश, अर्थात शब्दों के अंश। अर्थात वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़ करके एक नया अर्थ देने वाला नया शब्द बना देते हैं, वे क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। एक बार फिर देखिए बच्चों कि उपसर्ग किसे कहते हैं? तो वे शब्दांश अर्थात शब्दों के अंश, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर एक नया अर्थ देने वाला नया शब्द बना देते हैं, वो क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। देखें, उदाहरण देख लें, जैसे कि एक शब्द दिया है हार। शब्द क्या दिया है? हार। हम इसके आगे क्या लगा दे रहे हैं? वी। ये हमने शब्दांश लगा दिया और ये क्या बन गया? विहार। हार शब्द में हमने ये उपसर्ग लगाया और क्या बन गया? एक नया अर्थ वाला शब्द बन गया। ये वी क्या हुआ बच्चों? उपसर्ग हुआ। अब देखें, इस हार में हम आगे क्या लगा देते हैं? उप, और ये क्या कर देते हैं? उपधन हार। तब ये क्या हो जाएगा बच्चों? उपहार हो जाएगा, गिफ्ट। देखिए, हार एक शब्द है और हमने इसके आगे एक शब्दांश वी लगा दिया उपसर्ग के रूप में, तो वी प्लस हार क्या होगा? विहार। विहार मतलब क्या होता है? घूमना। एक नया शब्द वाला अर्थ, एक नया अर्थ वाला शब्द बन गया। दूसरा था हार, फिर हमने इसके आगे क्या लगा दिया? उप लगा दिया और ये क्या बन गया? उपहार। अब एक नया शब्द अर्थ वाला शब्द बन गया, उपहार मतलब गिफ्ट। अब देखें, अभी हम इस हार में एक और उपसर्ग लगा देते हैं। देखिए, प्र लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? प्र। तो अभी क्या हो जाएगा? प्रहार। देखिए, फिर नया अर्थ वाला शब्द बन गया। प्रहार मतलब मारना। इसका मतलब विहार मतलब घूमना,
उपहार मतलब गिफ्ट और प्रहार मतलब मारना। ऐसे ही बच्चों जब शब्दों के आगे हम शब्दांश लगा करके एक नया अर्थ देने वाला नया शब्द बना देते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। अर्थात वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर एक नया अर्थ देने वाला शब्द बना देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखें अब आते हैं कि हिंदी में कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं। हिंदी में कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं? तो देखिए बच्चों, हिंदी में जो है 5 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। 5 प्रकार मतलब कि 5 भाषाओं से, जैसे हिंदी के उपसर्ग हो गए, संस्कृत के उपसर्ग हो गए, अरबी फारसी के उपसर्ग हो गए, संस्कृत के अव्यय हो गए। ऐसे देखें तो अब हम पढ़ते हैं उपसर्ग के भेद। देखिए बच्चों, स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। उपसर्ग के भेद। तो हिंदी में 5 प्रकार के उपसर्ग पाए जाते हैं। कौन कौन? पहला है संस्कृत के उपसर्ग, अर्थात संस्कृत भाषा के जो उपसर्ग हैं। दूसरा है हिंदी के उपसर्ग, अर्थात हिंदी भाषा के जो उपसर्ग हैं। तीसरा है बच्चों अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी के उपसर्ग। चौथा है बच्चों अरबी फारसी के उपसर्ग। सबको दिखाई दे रहा होगा, अरबी फारसी के उपसर्ग। और 5वां है संस्कृत के अव्यय। संस्कृत के अव्यय। देखें तो हिंदी में कितने प्रकार के उपसर्ग पाए जाते हैं? तो हिंदी में बच्चों 5 प्रकार के उपसर्ग पाए जाते हैं। अर्थात किन किन भाषाओं से उपसर्गों को लिया गया है। तो हिंदी में पहले क्या है? संस्कृत के उपसर्ग, अर्थात जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं वो संस्कृत के उपसर्ग कहलाते हैं। फिर आता है हिंदी के उपसर्ग, अर्थात जो हिंदी भाषा में उपसर्ग हैं वो क्या कहलाते हैं? हिंदी के उपसर्ग। और तीसरा है अंग्रेजी, अर्थात जो उपसर्ग कहाँ से लिए गए हैं? अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं, वो क्या कहलाते हैं? अंग्रेजी के उपसर्ग। और चौथा है अरबी फारसी, अर्थात वे उपसर्ग जो हिंदी में कहाँ से लिए गए हैं? अरबी फारसी भाषा से लिए गए हैं, वे अरबी फारसी उपसर्ग कहलाते हैं। और 5वां है संस्कृत के अव्यय, अर्थात वे उपसर्ग जो संस्कृत के अव्यय हैं वे क्या कहलाते हैं? संस्कृत के अव्यय। देखिए बच्चों, थोड़ा बहुत इनका उदाहरण देख लेते हैं। तो उपसर्ग का जो पहला भेद दिया है क्या? संस्कृत के उपसर्ग। तो देखें कि संस्कृत के उपसर्ग कौन है और उनसे बनने वाले शब्द कौन है। देखें बुक में दिया है, संस्कृत के उपसर्ग, अर्थात वे उपसर्ग जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, जो संस्कृत में पाए जाते हुए संस्कृत के उपसर्ग हैं। जैसे बच्चों देखें, कुछ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। आ है उप या अप, अनु, सु। देखिए बच्चों, मैंने पूरा तो नहीं लिखा है, भाई संस्कृत के उपसर्ग बुक में दिया है, मैंने पूरा नहीं लिखा है, कुछ यहाँ पर मैंने लिख दिया है उदाहरण के तौर पे। जैसे देखें पहला दिया है आ, तो बच्चों आ संस्कृत का उपसर्ग है, इसको जोड़ के क्या बना सकते हैं? आ जन्म। ठीक है, आ जन्म, आ मरण, आ जन्म, आ मरण, आदान, आक्रमण, आजीवन, आरक्षण। इन सब में कौन सा उपसर्ग है बच्चों? आ उपसर्ग है। माने जिन शब्दों का निर्माण ये संस्कृत के आ उपसर्ग लगाने पे बनता है। देखिए ऐसे क्या है, उप और अप। तो बच्चों उप में देख लें
उपनाम, उपनाम हो गया, उपवाक्य हो गया, उपदेश हो गया, उपवन हो गया। अब देख लें, अब से क्या हो जाएगा, अपमान हो जाएगा, अपमान, अपशब्द, बुरा शब्द, ये सब हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अनु से देख लें तो अनु से हो जाएगा अनुशासन, देखें अनुशासन, अनुगामी हो सकता है, अनुवाद हो सकता है, अनुवाद। देखें सु, तो सु से हम बना सकते हैं क्या, सुपात्र हो गया, सुपुत्र हो गया, सुरुचि हो सकता है, सुगम हो सकता है, सुयोग्य हो सकता है। तो देखिए बच्चों, उपसर्ग किसे कहते हैं कि जो शब्द, वे शब्दांश जो शब्द के आगे लग करके एक नया अर्थ देने वाला शब्द बना देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। हमने पढ़ा कि उपसर्ग 5 प्रकार के होते हैं हिंदी में। पहला क्या था, संस्कृत के उपसर्ग। बच्चों संस्कृत के उपसर्ग तो कई हैं, लेकिन हमने यहाँ बुक में तुम्हारे पूरे दिए हैं, पढ़ लेंगे, लेकिन कुछ उदाहरण के तौर पे मैंने यहाँ दे दिया है। जैसे आ, तो जन्म के आगे जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, आ जन्म। मरण के आगे आ जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, आ मरण, ठीक। देखिए उप या अप, तो नाम के आगे जोड़ दे क्या हो जाएगा, उपनाम। मान के आगे अप जोड़ दे क्या हो जाएगा, अपमान। ऐसे तमाम शब्द बनाते रहेंगे, जैसे उपमान हो गया, उपहार हो गया, ठीक है, अपकर्ष हो गया, अपमान हो गया, तमाम ऐसे बनते रहेंगे। अनु है तो अनुशासन, अनुगामन, अनुगामी, अनुचर, अनुवाद, अनुलेखक, तमाम ऐसे शब्द हो जाएगा। देखिए सु का सुपात्र हो गया, सुपुत्र हो गया, सुरुचि हो गया, सुवाक्य हो गया, ठीक है बच्चों। देखिए ये थे संस्कृत के उपसर्ग, इनकी संख्या पर्याप्त है। जैसे नी है, निर है, निस है, परा है, परि है, वी, सम, स इत्यादि बुक में दिया है बच्चों। ये हमने कुछ समझने के लिए यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। ये क्या है, संस्कृत के उपसर्ग हैं। आइए देखें हिंदी के उपसर्ग। ये संस्कृत के उपसर्ग थे, और ऐसे ही है बच्चों किसके, हिंदी के उपसर्ग, कि जो स्वयं हिंदी भाषा के ही हैं। इनमें भी तमाम दिया है बुक में तुम्हारे, एक आध मैं लिख दे रहा हूं। जैसे अ, अध, अध, चौ, नी, भर इत्यादि। देखिए बच्चों तुम्हारे बुक में पर्याप्त दिया है कि हिंदी के उपसर्ग कितने हैं, बहुत हैं। हमने यहाँ पर कुछ लिख दिया है, ठीक है, केवल समझने के लिए इसको देख लेंगे और समझ लेंगे। देखें कि हिंदी के उपसर्ग अर्थात जिन शब्दों का निर्माण ये उपसर्ग लगा के किए गए हैं, अ, अध, चौ, नी, भर। देखिए अ है तो गम में अ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, अगम। नया शब्द बन गया अगम, अयोग्य, अनाथ। देखिए इन सभी शब्दों में कौन सा उपसर्ग लगा है, अ लगा है। गम में अ लगा देंगे, अगम। योग्य में अ लगा देंगे, अयोग्य। नाथ में अ लगा देंगे, अनाथ। देखें ये क्या है बच्चों, अध दिया है, तो अध से क्या हो जाएगा, अध खिला, अध पका, अध जला। देखें अध पका, अध जला, ठीक है ना, अध पका, अध जला, अध खिला भी होगा, ठीक है, अध कचरा, ठीक है बच्चों। देखें अब क्या दिया है, चौ, तो चौ से देख लें, चौ उपसर्ग से नया शब्द क्या बनेगा, चौराहा, ठीक है, चौराहा, चौपाया, ठीक है, चौराहा, चौपाया, चौमासा, ठीक है। अब देखें नी, तो नी से भी बच्चों क्या बनेगा, देखें नी से मान लो डर है, डर शब्द है, उस आगे नी लगा दीजिए तो क्या बनेगा, नीडर,
हत्था में नी लगा दे, निहत्था। ठीक है, निडर, निहत्था, निकम्मा, निहाल, हाल में नी लगा दे क्या हो जाएगा, निहाल। ठीक है बच्चों, देखिए ऐसे शब्द नए नए शब्दों का निर्माण किया जाता है उपसर्ग लगा के। आगे क्या दिया है, भर, कि भर शब्दांश लगा करके एक शब्द बनाया जाए। तो भर से देखें, भरपेट, भरपूर, भरसक, है ना ये सब। देखिए भर से, भर उपसर्ग से जो नया शब्द बनेगा क्या बनेगा, भरपेट, भरसक, भरपूर। ठीक है बच्चों, भरपेट, भरपूर, ये सारे समय, भरमार, भरपाई, तमाम शब्द बने। ये कौन से उपसर्ग के हैं, हिंदी के उपसर्ग हैं। बुक में तुम्हारे और भी दिया है, ये मैं 2-4 यहाँ लिख दिया हूँ केवल किस लिए, समझने के लिए। ठीक है, हम लोगों ने संस्कृत के उपसर्ग देख लिए, हिंदी के देख लिए। अब आते हैं बच्चों अंग्रेजी के उपसर्ग। किसके उपसर्ग, अंग्रेजी। देखें अंग्रेजी के उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द के आगे लगता है और वे शब्दांश होते हैं। तो देखिए बच्चों, अंग्रेजी में शब्द है असिस्टेंट। हाँ देखिए बच्चों, असिस्टेंट। ठीक है, तो असिस्टेंट से अब असिस्टेंट जोड़ करके नया शब्द बनाया जाए तो क्या हो जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट टीचर। ठीक है ना, देखें असिस्टेंट टीचर, असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये सारे जो है असिस्टेंट लगा के बनाए जाते हैं। देखिए असिस्टेंट टीचर, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट मैनेजर। ठीक, आगे देखें, आगे क्या दिया है, चीफ। ठीक है, तो देखें चीफ से क्या बन जाएगा, चीफ मिनिस्टर, चीफ कमिश्नर। ठीक, ऐसे ही बच्चों ये सब अंग्रेजी के 2-4 और देख लें। जैसे दिया है डिप्टी, डिप्टी। ठीक है, तो डिप्टी से क्या बन जाएगा, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी कलेक्टर। ठीक है, ये देखें मान लो बच्चों दे दिया हाफ, तो हाफ से क्या हो जाएगा, हाफ टाइम, हाफ पैंट, हाफ कमीज। ठीक है, ये सब किसके उपसर्ग है, अंग्रेजी के उपसर्ग है। जैसे मान लो दे दिया हेड, हेड, हेड से क्या हो जाएगा, हेड मास्टर, हेड क्लर्क, हेड कांस्टेबल। ठीक है, तो ये सब जो है अंग्रेजी के उपसर्ग है, जो अंग्रेजी भाषा से हिंदी में लिए गए हैं। इनकी संख्या केवल इतनी ही नहीं है, बुक में पर्याप्त दी हुई है। यहाँ समझने के लिए मैं 2-4 लिख दिया हूँ। देखें कुछ इसके बाद जो है उपसर्ग में संस्कृत के अव्यय हैं। अव्यय अर्थात जो कभी भी बदलते नहीं है, जो वाक्य में वैसे ही प्रयोग होते हैं। देखें कौन है संस्कृत के अव्यय, उनमें कोई परिवर्तन होता नहीं है। संस्कृत के अव्यय, संस्कृत के अव्यय देख लें। देखिए बच्चों, जैसे दिया है क्या, अधः, तो इससे क्या बन जाएगा, अधः पतन, अधः पतन। या फिर इससे हम बना सकते हैं क्या, अधोगति, अधः पतन हो सकता है, अधोगति हो सकता है। ठीक है बच्चों, ये देखें पुनर्, पुनर् संस्कृत के यहाँ ये अव्यय हैं। पुनर् हम क्या लिख सकते हैं, पुनर्मिलन, 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 पुनर्जन्म, पुनरावृत्ति, पुनर्विवाह। ठीक है बच्चों, ये देखें संस्कृत के अव्यय में क्या आएगा, स्व। तो स्व से हम क्या बना सकते हैं, स्वाधीन, स्वतंत्र, स्वाधीन, स्वतंत्र, स्वराज्य, स्वदेश। ठीक है बच्चों, तो ये थे संस्कृत के अव्यय। इनकी भी संख्या इतनी ही नहीं है, मैंने 2-3 लिख दिया है समझने के लिए। बुक में बच्चों पर्याप्त दिया है। ठीक है, पढ़ लेंगे
थोड़ा सा एक और देख लें, अरबी और फारसी के उपसर्ग। अरबी फारसी के उपसर्ग देखें, इसमें अरबी फारसी उपसर्ग में क्या है, कुछ मैं लिख दे रहा हूं, जैसे कि बच्चों देखें बे, ठीक है। अब बे से बना ले, बेअदब, बेहया, बेमरूवत, ठीक है ना। देखिए बे से क्या हो जाएगा, बेअदब, अदब में बे लगाने क्या होगा, बेअदब, बेवफा, बेअदब, बेवफा, बेकाबू, बेचैन, बेमरूवत, ये सब क्या है, ये बे उपसर्ग से बना। और बे किसका है, अरबी फारसी का है। अरबी फारसी का बे बच्चों, ये अरबी फारसी का उपसर्ग है, अरबी फारसी के उपसर्ग। हाँ देखें, बे के बाद आगे देख लें, ये हम देख लें, हम, तो हम से क्या होगा, हम उम्र, हम नवा, हम नसी, हम सफर, हम शक्ल, ये सब हम से बनेंगे। आगे देखने, ना से हो जाएगा नालायक, नालायक, नाजायज, ना काम, ना समझ, ना पसंद। बद से देख लें, बद से क्या हो जाएगा, बदसूरत, बदबू, बदतमीज, ठीक है बच्चों। फिर देखें गैर है, तो गैर से क्या हो जाएगा, गैर वाजिब, गैर हाजिर, गैर जिम्मेदार, ठीक है ना, गैर कानूनी। तो बच्चों ये सब क्या थे, अरबी फारसी के उपसर्ग थे। तो इस प्रकार हमने देखा कि उपसर्ग किसे कहते हैं, तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़ करके एक नया अर्थ देने वाला शब्द बना देते हैं, वे क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। फिर हमने पढ़ा कि हिंदी भाषा में कितने प्रकार के उपसर्ग पाए जाते हैं, तो हिंदी भाषा में 5 प्रकार के उपसर्ग पाए जाते हैं। अर्थात विभिन्न भाषाओं से जो उपसर्ग हिंदी में आ गए हैं उतने ही प्रकार के होते हैं। पहला पढ़ा हमने क्या, संस्कृत के उपसर्ग, अर्थात वे उपसर्ग जो संस्कृत भाषा से चले आए, उसमें हम लोगों ने देखा, कुछ एग्जाम्पल भी देखा। फिर क्या था, संस्कृत के बाद हिंदी के उपसर्ग जो हिंदी भाषा में मूल रूप से उपसर्ग हैं। फिर हमने क्या देखा कि अंग्रेजी के उपसर्ग, जैसे चीफ था, असिस्टेंट था, डिप्टी, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने देखा क्या, अरबी फारसी के उपसर्ग, बेअदब, हम, ना, बद, गैर इत्यादि बहुत सारे हैं बुक में, 2-4 मैंने यहाँ पर लिख दिया। और उसके बाद हमने पढ़ा संस्कृत के अव्यय, कि वे उपसर्ग जो संस्कृत के अव्यय हैं जिनका रूप कभी परिवर्तन होता नहीं है, जैसे अध था, अधपतन, अधोगति इत्यादि, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा क्या, उपसर्ग, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये उपसर्ग था। और इसी के सटे हम पढ़ लेते हैं, इसी के बाद जो है प्रत्यय, ठीक है बच्चों। देखें जहां हमारा उपसर्ग समाप्त होता है, शुरू करते हैं प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं, तो हमने सबसे पहले बता दिया कि उपसर्ग और प्रत्यय ये दोनों है क्या, तो पहले ही बता दिया था कि यह दोनों क्या है, कि यह दोनों जो है शब्दांश है, कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों क्या है, शब्दांश है, अर्थात ये दोनों केवल शब्दों के अंश हैं। अब देखिए बच्चों, यदि एक शब्द है और प्लस इसके आगे जुड़ता है तो ये क्या है बच्चों, उपसर्ग है, ठीक। लेकिन देखिए यदि यह शब्द है और इसके पीछे जुड़ता है, ये कहाँ जुड़ा बेटा, आगे, और ये क्या जुड़ेगा, पीछे, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, प्रत्यय कहलाएगा, ठीक। यदि शब्द के आगे शब्दांश जुड़ता है और नया अर्थ देने वाला शब्द बनाता है तो वो उपसर्ग कहलाता है। लेकिन यदि शब्द के पीछे शब्दांश जुड़ता है और नया अर्थ देने वाला शब्द बनाता है तो क्या कहलाता है, प्रत्यय। क्या, शब्द के पीछे जुड़ के शब्दांशों को शब्द बनाया जाए तो क्या कहलाता है, प्रत्यय, ठीक है बच्चों। देखें कि प्रत्यय किसे कहते हैं, तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लग करके नया शब्द बना देते हैं वे क्या कहलाते हैं, प्रत्यय।
उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय शब्द के कहाँ लगता है, पीछे लगता है। जैसे मैंने बताया कि यह एक शब्द है, यदि इसके आगे लगता है तो यह क्या कहलाएगा बच्चों, उपसर्ग कहलाएगा। ठीक है, जैसे ये क्या है, शब्द, ठीक, और इसके आगे जो लगेगा वो क्या कहलाएगा, उपसर्ग। ठीक है, अब ये देखें कि यह मान लो बेटा क्या है, कोई शब्द है, ठीक, और ये इसके पीछे कोई लग रहा है तो वो क्या कहलाएगा, प्रत्यय कहलाएगा। ठीक, जब शब्द के आगे शब्दांश लगते हैं और नया अर्थ देने वाला शब्द बनाते हैं तो वे उपसर्ग कहलाते हैं, और जब शब्द के पीछे कोई लगता है, शब्दांश लगता है और नया शब्द बनाता है तो वो क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। और दोनों होते क्या है, शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं, शब्दांश। ठीक है बच्चों, देखें तो उपसर्ग और प्रत्यय में केवल इतना ही अंतर है कि एक शब्द के आगे लगता है, दूसरा शब्द के पीछे। एक और भी अंतर होता है बच्चों कि उपसर्ग का अपना अर्थ होता है लेकिन प्रत्यय का अपना कोई अर्थ होता नहीं है। अर्थात जो शब्दांश लगाए जाते हैं तो जो उपसर्ग होता है माने शब्दांश, उसका अपना अर्थ होता है, लेकिन जो प्रत्यय में शब्दांश लगाए जाते हैं उनका कोई अर्थ होता नहीं है। ठीक है बच्चों, तो देखें अब हम पढ़ते हैं क्या, प्रत्यय। प्रत्यय अर्थात वे शब्दांश जो शब्दों के पीछे लगकर एक नया अर्थ देने वाला शब्द बना देते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यय। देखिए बच्चों, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चों प्रत्यय जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रत्यय होता है उसे कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय कहते हैं। ठीक, और जो दूसरा होता है उसको कहते हैं बच्चों तद्धित प्रत्यय। क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय। देखें दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं, कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय, ठीक है, और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। देखें कृत, बच्चों लर्न करने का तरीका देख लें। कृत क्या लिखा है, कृत, कृत, क्री माने क से शुरू हुआ ना क, तो क का मतलब क्या हो गया बच्चों, समझने के लिए देख लें, क्रिया। क का मतलब क्या हो गया बच्चों, क्रिया। और क्रिया को छोड़ के जितने होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि। देखिए बच्चों कि प्रत्यय हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब ये दोनों प्रत्यय को कैसे याद किया जाए, तो इसका मैंने तरीका बताया कि कृत क से शुरू हुआ है ना, तो क से क्या होती है, क्रिया होती है। क से क्या होती है, क्रिया। तो अर्थात कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, तो जो प्रत्यय किसमें लगे, क्रिया में लगे। समझने के लिए है बच्चों, ठीक है, किसके लिए है, केवल समझने के लिए कि कृत किसे कहते हैं, कृत प्रत्यय, तो जो प्रत्यय किसमें लगे, क्रिया में लगे। किसमें लगे, क्रिया में, तो वो कृत प्रत्यय हो गया। और जो प्रत्यय तद्धित, और क्रिया के बाद बचता क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, यही बचता है ना। तो जो प्रत्यय क्रिया को छोड़कर अन्य किसी में भी लगे, जो शब्दांश, जो प्रत्यय क्रिया को छोड़कर अन्य किसी में भी लगे, चाहे संज्ञा में लगे, सर्वनाम में लगे, विशेषण किसी में भी लगे, वो क्या कहलाएगा, तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। देखिए बच्चों, यह याद करने का सबसे आसान तरीका है कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, तो जो प्रत्यय क्रियाओं में लगता है। किसमें लगता है, क्रियाओं में, वो क्या कहलाता है, कृत प्रत्यय कहलाता है। और जो प्रत्यय क्रिया को छोड़ करके संज्ञा में, सर्वनाम में, विशेषण में इत्यादि में लगता है वो क्या कहलाता है, वह तद्धित प्रत्यय कहलाता है। यह समझने के लिए है बच्चों। अब इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि जो प्रत्यय क्रियाओं में लगे कृत प्रत्यय, और जो प्रत्यय क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि में लगे वो क्या कहलाएगा, तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। अब देख लेते हैं कि कृत प्रत्यय। ठीक है बच्चों, बुक पढ़ते रहेंगे, जो भी होमवर्क दिया जा रहा, क्लासों की दिया जा रहा बच्चों करते रहेंगे। देखिए पहला दिया है कृत प्रत्यय, अर्थात जो प्रत्यय किसमें के, क्रिया, क्रिया अर्थात क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु। अर्थात जो प्रत्यय क्रिया में तो लगे, तो समझने के लिए अब देखिए होता क्या है,
कि जो प्रत्यय क्रिया के मूल रूप में लगे। किसमें लगे? मूल रूप में। जो प्रत्यय क्रिया के मूल रूप में लगे वो क्या कहलाएगा? कृत प्रत्यय कहलाता है। देखिए बच्चों, देखें बुक में दिया है सज, सज धन आवट, सज धन आवट क्या हो जाएगा? सजावट। सज धन आवट, सज धन आवट क्या हो जाएगा? सजावट। देखें सजना क्रिया है ना, सजना क्या है? क्रिया। क्रिया के मूल रूप में सज में क्या लग गया? आवट, तो क्या हो गया? सजावट। ठीक है, यह आवट क्या कहलाएगा बच्चों? प्रत्यय। अब इस आवट से लगा के अन्य भी शब्द बना दे, जैसे मिलावट, अमावट, ठीक है ना, सटावट, हटावट। ठीक है, देखें तो ये आवट हो गया। अब देखें आई से लगा दे तो मिठाई, लड़ाई, पढ़ाई, खटाई, चटाई। ठीक है बच्चों, देखें ऐसे आहट से लगा दे घबराहट, चिल्लाहट। तो बच्चों यह आवट, आवट, आहट, आई, ठीक है ना, ये सब क्या है? प्रत्यय। ये सब क्या है? प्रत्यय। अर्थात जो शब्दों के पीछे लग करके, वे शब्द जो शब्दों के पीछे लग करके एक नया अर्थ देने वाला शब्द बना देते हैं, वे क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। और प्रत्यय में भी कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? कृत प्रत्यय। तो जो प्रत्यय क्रियाओं में लगता है, अर्थात जो प्रत्यय क्रिया के मूल धातु में लगता है, मूल रूप में लगता है, वो क्या कहलाता है? कृत प्रत्यय कहलाता है। जैसे सज में क्या लग गया? आवट, तो क्या हो गया? सजावट। अभी इसमें ना लगा दे, देखें सजावट हो गया, लिखावट हो गया, आई लगा दे तो क्या हो जाएगा? खट में खटाई, मीठा में मिठाई, पिटना में पिटाई, लिखाई। ठीक है, तो आवट, आई, आहट, ये सब क्या बच्चों? प्रत्यय। देखें क्रिया क्या है। अब देखें जैसे मान लो बच्चों भक्ष्य है, क्या है? भक्ष्य। भक्ष्य है क्रिया का मूल रूप। अब भक्ष्य में लगा, भक्ष्य में लगा दे क्या? अक, तो क्या हो जाएगा? भक्षक। ठीक, तो अक प्रत्यय, अक प्रत्यय लगा दे भक्षक, लेखक। ठीक है बच्चों, आगे देखें हार, क्या है बच्चों? हार। तो खेवना क्रिया है ना, क्रिया क्या है? खेवना। तो इसका मूल रूप क्या है? खेवन। खेवन में लगा दो हार, तो क्या हो जाएगा? खेवन हार। पालना क्रिया है ना, तो उसके मूल रूप पालन में हार लगा दो, तो क्या हो जाएगा? पालन हार। क्लियर है कि जो प्रत्यय क्रियाओं के मूल रूप में लगते हैं वे क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। बुक में पूरा दिया है बच्चों, पढ़ लेंगे। जैसे लिखना है, क्या है बच्चों? लिखना। तो लिखना क्रिया है ना, इसका मूल रूप, मूल धातु क्या होता है? लिख होता है। लिखना का मूल रूप क्या होता है? लिख होता है। देखें लिखना का मूल रूप लिख। अब लिख में जो है लगा दे आवट, तो क्या हो जाएगा? लिखावट। और लिख में लगा दे आई, तो क्या हो जाएगा? लिखा। क्लियर है बच्चों? देखें खेल, खेलना, खेलना का मूल रूप क्या होता है? खेल। अब खेल में लगा दे औना, तो खिलौना, बिछौना। ठीक है, बौना। ठीक है बच्चों, देखें अन्न, क्या है? अन्न, तो बंधन, साजन। बने साजन तो वो हो जाएगा, बंधन हो गया, झाड़न हो गया। जो प्रत्यय क्रियाओं में लगे वो क्या कहलाता है? कृत प्रत्यय लगाता है। अब कोई भी देख लें, जैसे थकना, थकना क्रिया है ना, क्रिया में थकना, तो थकना का मूल रूप हो गया थक, उसमें लगा दे आवट, थकावट, ना लगा दे थकना। ठीक है, आगे देखिए बच्चों घट है, क्या है? घट। घट मतलब क्या? घटना, घटना क्रिया है ना, और घटना का मूल रूप क्या है? घट। अब घट में लगा दो आव, घटाव। सटना क्रिया है, और सट उसका मूल रूप क्या है? सट, उसमें लगा दो आव, सटाव। हटना क्रिया है, उसमें लगा दो उसके मूल रूप में हट में लगा दो आव, हटाव, सटाव, हटाव, पटाव, लगाओ, जुड़ाव, घटाव। ठीक है बच्चों, कुल मिला
के कहने का मतलब ये है कि कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, तो जो प्रत्यय, समझने के लिए समझ लें कि जो प्रत्यय क्रियाओं के मूल रूप में लगाया जाता है वो क्या कहलाता है, कृत प्रत्यय। अब कोई भी क्रिया ले लें, हंसना, रोना, गाना, खेलना, कूदना, नाचना, कोई भी क्रिया ले लें और उसमें प्रत्यय लगा दें। कोई भी क्रिया ले लें, जैसे खाना क्रिया है ना, तो अब खाना में आई लगा दो तो क्या है, खिलाई। ठीक है। अच्छा ये देखो, और भी कोई क्रिया ले लो, रोना में आई लगा दो, रुलाई। ठीक है। आगे और कोई भी जो भी क्रिया तुम्हें याद आती हो, कोई भी क्रिया ले लो और उसके पीछे आ, अन, पा, पावट, आवट लगाओ, जो भी बन जाता है बेटा वो क्या कहलाएगा, कृत प्रत्यय कहलाएगा। बुक में बच्चों तमाम एग्जाम्पल दिया है, किसी को भी देख लेंगे। जैसे अब मान लो कि हंसना है तो हंसना से लगा दो क्या, बड़ी ई लगा दो प्रत्यय, तो क्या हो जाएगा, हंसी। ठीक है। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि जब क्रियाओं में, माने क्रिया के मूल रूप में कोई भी शब्दांश लगा करके नया बना देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। आवर, आइन, ठीक है ना, आइन, माइन, ये सब देखे प्रत्यय। अब आते हैं बच्चों किस पे, तद्धित प्रत्यय पे। बच्चों देखें, समझ में आ गया होगा कि उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं। प्रत्यय होते कितने हैं, 2 प्रत्यय हैं। कौन से प्रत्यय, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो जो प्रत्यय क्रियाओं में लगते हैं वो कृत प्रत्यय, और जो प्रत्यय क्रिया को छोड़कर संज्ञा सर्वनाम किसी में भी लगते हैं वे क्या कहलाते हैं, तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय। तो बच्चों क्रिया को छोड़कर अन्य कोई भी ले लें, जैसे सेठ ले लिए तो सेठ से क्या हो जाएगा, नी लगाने क्या होगा, सेठानी लगा दे, सेठानी। आइन लगा दे, सेठाइन। देखें, सेठानी, सेठानी हो गया, सेठाइन हो गया। ठीक है। कोई भी संज्ञा ले लें, सर्वनाम ले लें, तमाम ऐसे एग्जाम्पल हैं। ठीक है। देखें, जैसे मान लो लेख है तो उसमें जैसे अब दुकान है, क्या है बच्चों, दुकान। तो दुकान से क्या बन जाएगा, दुकानदार। ठीक है, दुकानदार। आगे देखें, पाप, तो पाप से क्या बन जाएगा, पापी। क्रोध से क्या बन जाएगा, क्रोधी। अर्थात कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि जो प्रत्यय क्रिया में न लग करके संज्ञा में लगे, सर्वनाम में लगे, विशेषण में लगे, वे क्या कहलाएंगे, तद्धित प्रत्यय कहलाएंगे। जैसे सेठ संज्ञा है तो सेठ में लगा दे क्या, सेठानी, सेठाइन। देवर संज्ञा है, देवर है ना संज्ञा, देवर। अब देवर लगा दे, देवरानी। नौकर में लगा दे, नौकरानी। ठीक है। पंडित में लगा दे आइन तो क्या हो जाएगा, पंडिताइन। ठाकुर में लगा दे आइन तो क्या हो जाएगा, ठकुराइन। ठीक है बच्चों। तो जो प्रत्यय संज्ञा में लगता है, सर्वनाम में लगता है, विशेषण में लगता है, वो सब क्या कहलाता है, तद्धित प्रत्यय कहलाता है। देखिए बच्चे, तुम्हारे बुक में तमाम दिया है, कहीं जैसे गर्म सर्द। अब देखो बेटा, गर्म सर्द सब जो है मौसम को बता रहा है ना, गर्म सर्द। तो गर्म से क्या हो जाएगा, गर्मी। सर्द से क्या हो जाएगा, सर्दी। ठीक है। अब बच्चा है, बाल, तो बाल से क्या हो जाएगा, बालपन, बचपन। लड़का है तो लड़कपन। ठीक है बच्चों, बाकी पूरा बुक में देख लेंगे। ठीक है। इसमें बच्चों केवल समझने वाला चीज यही था कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। एक शब्द के आगे लगता है और नया अर्थ बना देने वाला, नया अर्थ देने वाला शब्द बनाता है, उपसर्ग कहलाता है। और एक जो है शब्द के पीछे लगता है और नया अर्थ देने वाला शब्द बनाता है, वो क्या कहलाता है, प्रत्यय। ठीक है। तो उपसर्ग शब्द के आगे लगता है, प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है। ठीक है। और हमने पढ़ा कि प्रत्यय होते कितने प्रकार के, तो 2 प्रत्यय, 2 प्रकार के, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय अर्थात जो प्रत्यय क्रियाओं में लगे। बच्चों दुनिया की कोई भी क्रिया ले लो और उस क्रिया के मूल में यदि कोई प्रत्यय लगा करके शब्द बना देते हो वो कृत प्रत्यय है। ठीक।
और यदि इस क्रिया के बाद संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि में कोई भी प्रत्यय लगा के शब्द बनाते हो तो वो क्या कहलाएगा? तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। ठीक है बच्चों, ये था तुम लोग का चैप्टर उपसर्ग और प्रत्यय। बुक में पूरी लाइन बाय लाइन दी है, मेरे समझाने के बाद बुक अवश्य पढ़ लेंगे। किस लिए? उदाहरण के लिए बच्चों। ठीक है, अब देखें कुछ शब्द ऐसे आते हैं कि जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ रहता है। ठीक है बच्चों, अब जब हम उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ लिए तो अभी तो हम लोगों ने पढ़ा कि एक शब्द में या तो उपसर्ग लगा है या तो प्रत्यय, लेकिन जब उपसर्ग और प्रत्यय दोनों पढ़ लिए तो हमें उपसर्ग और प्रत्यय छांटने भी आना चाहिए। जैसे कुछ एग्जाम्पल दिया है बच्चों, देखें दिया है अनेकता। क्या दिया है? अनेकता। देखिए बच्चों दिया है परोपकार, अनेकता, परोपकार, और देखिए दिया है अमानवीयता, अमानवीयता। ठीक है, इसके बाद देख लें प्रत्याशी, प्रत्याशी। देखिए बच्चों जब हम लोगों ने उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ लिया तो अब जो हमारे सामने जो शब्द आते हैं उनमें हमें छांटना है कि ऐसे भी शब्द आएंगे कि जिनमें एक साथ उपसर्ग का भी प्रयोग हुआ होगा और प्रत्यय का भी। देखिए बच्चों अनेकता, ठीक है, अनेकता देखें इनमें क्या क्या उपसर्ग है और क्या क्या प्रत्यय है। तो देखें अनेकता अनुपसर्ग है, एक जो है मूल शब्द है अन धन एक, अनेक, और ये क्या है बच्चों? ता। तो देखिए ये अन क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। ठीक है, और ये ता क्या हो गया? प्रत्यय हो गया, और एक क्या हो गया? यह मूल शब्द हो गया। ठीक है बच्चों, देखिए अनेकता जो शब्द है इसमें अन क्या हो गया? उपसर्ग हो गया, एक क्या हो गया? मूल शब्द हो गया, और ता क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। ऐसे ही आगे देख ले क्या दिया है? परोपकार। ठीक है, तो देखो परोपकार में बच्चों ये हो गया पर क्या हो गया? उपसर्ग हो गया पर, और ये क्या है? उपकार। हाँ परोपकारी, देखें पर धन उपकार, पर धन उपकार, और ये देखिए बच्चों बड़ी ई, तो क्या हो गया? परोपकारी। तो पर क्या हो गया? उपसर्ग, उपकार क्या हो गया? मूल शब्द, और ई क्या हो गया बच्चों? प्रत्यय हो गया। ठीक है, आगे देख लें अमानवीयता। तो अ क्या हो गया? उपसर्ग, मानवीय, मानवीय क्या हो गया? मूल शब्द, और ये ता क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। ता क्या हो गया? प्रत्यय। देखिए प्रत्याशी, इसमें हो गया बच्चों प्रति, मूल शब्द हो गया आशा, और प्रत्यय हो गया बच्चों ई, प्रत्याशी। ठीक है, अर्थात देखिए ये जो भी शब्द बने हैं इन सब में उपसर्ग का भी प्रयोग है और प्रत्यय का भी प्रयोग है। एक बार पुनः देख ले बच्चों कि वे शब्दांश जो शब्द के आगे जुड़कर एक नया अर्थ देने वाला शब्द बनाते हैं उपसर्ग कहलाते हैं, और वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर एक नया अर्थ देने वाला शब्द बनाते हैं वे क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। शब्दों का अपना अर्थ होता है लेकिन प्रत्ययों का अपना अर्थ होता नहीं है। फिर हम लोगों ने पढ़ा उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। प्रत्यय जो है दो प्रकार के होते हैं, एक कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय क्रियाओं में लगते हैं वो कृत प्रत्यय, और जो प्रत्यय जो है क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में लगते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि शब्द जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग किया गया है, जैसे अनेकता है तो अन उपसर्ग है, एक मूल शब्द है, और ता क्या है? प्रत्यय है। परोपकारी, पर जो है उपसर्ग है, उपकार जो है मूल शब्द है, और बड़ी ई क्या है? प्रत्यय है। अमानवीयता, अ क्या है? उपसर्ग है, मानवीय क्या है? मूल शब्द है, और ता क्या है बच्चों? तो प्रत्यय है। ठीक, प्रत्याशी, प्रति उपसर्ग है, आशा मूल शब्द है, और बड़ी ई क्या है? प्रत्यय। बच्चों तुम्हारे बुक में पूरा लाइन बाय लाइन दिया है, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। बाकी मैंने इस पूरे चैप्टर को समझा दिया है, किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। जो भी होमवर्क दिया जा रहा है उसको अपने कॉपी पर अच्छे से लिख लें बच्चों, और
कहीं कोई डाउट हो तो बताएं, ठीक है। बुक से अध्ययन करें, बाकी यहाँ जो समझाया जा रहा है उसको अच्छे से समझिए बच्चों, ठीक है। उम्मीद करूंगा सभी लोग अपने घर पे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, और हाँ, पढ़ाई पे विशेष ध्यान देंगे, पढ़ाई में गैप नहीं होना चाहिए बच्चों, ठीक है बच्चों।